Hello everyone, welcome to EduTab. So we'll be discussing a few MCQs from your banking, regulation and business law subject, and all these MCQs will be from module A. So this session is a part of our CAB free online classes जिसमें हम हर Monday to Saturday आपके साथ कुछ MCQs discuss करते हैं from different subjects for your CAB examination, and it premieres at 7 p.m. So please go ahead and subscribe to the channel if you like the content. So the first question is कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो बोलता है दैट मिनिमम दिस मच परसेंटेज ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस with respect to accountancy, agriculture, rural economy, banking, etc., which is useful to the banking company, in the opinion of RBI. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि एटलीस्ट 51% जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 51% हैं उन्हें स्पेशल नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, किन किन फील्ड्स में? अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, बैंकिंग, कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस लॉ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या कोई भी ऐसा मैटर जो बैंकिंग के लिए यूजफुल हो, उस बैंकिंग कंपनी के लिए यूजफुल हो. इसके अलावा देयर इज वन मोर प्रोविजन दैट एटलीस्ट 2 directors, there should be 2 such directors who have special knowledge or practical experience in agriculture, rural economy, corporation or small scale industry. Okay, so the next question is the director of a banking company shall not have dash in any other company which carries on trade, commerce or industry as per बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो जिसे भी डायरेक्टर बनना है बैंकिंग कंपनी का, उसका किसी भी और कंपनी में जो ट्रेड कॉमर्स करती हो उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए है. तो जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका डेफिनेशन भी आपका BR एक्ट में दिया गया है. अगर आप एक बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ना ही आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना ही आप कनेक्टेड होने चाहिए एज अ एम्प्लॉय, मैनेजर और मैनेजिंग एजेंट ऐसी कंपनी में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड, कॉमर्स या इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, ये काम करती है. इसमें एग्जम्पशन है. अगर आप ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं जो सेक्शन 25 कंपनी है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, या फिर सेक्शन 8 कंपनी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, तब फिर आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है, क्योंकि ये कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं. जैसे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, कोई कल्चरल एसोसिएशन है, कोई रिलीजियस एसोसिएशन है. ठीक है, इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ भी अगर आप एसोसिएटेड हैं तो भी फिर वो इस पर्पस के लिए एक्सक्लूडेड है, फिर आप नहीं माना जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, फिर आप डायरेक्टर बन सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे द प्रोप्राइटर्स ऑफ ट्रेडिंग, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंसर्न अदर देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फॉर डायरेक्टरशिप. तो अगर आप किसी ट्रेडिंग फर्म के प्रोपराइटर हैं, किसी कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंसर्न के प्रोपराइटर हैं अदर देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तब भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं. तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब कब होता है? इंडिविजुअल या उसका स्पाउस या उसका माइनर चाइल्ड, अकेले अकेले या इन सब का मिला के भी, पर्सन उसकी बीवी या हस्बैंड या उसके जो माइनर चाइल्ड है उनके अकेले अकेले या फिर मिला के जो कंपनीज के शेयर्स उनके पास हैं, दे शुड नॉट बी एक्सीडिंग 5 लाख और 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल. अगर 5 लाख से ज़्यादा के शेयर्स हैं या फिर पेड अप कैपिटल जो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखी है 10% से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रखी है, फिर हम मानेंगे कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट है. ठीक है, और हम फर्म्स के केस में कब बेनिफिशियल इंटरेस्ट मानेंगे? जब उस के पास 10% of the total capital subscribed by all the partners of the firms amount to substantial interest. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक फर्म है, उसके पार्टनर्स हैं, अगर उन पार्टनर्स के पास जितने भी शेयर्स हैं उन्हें अगर मिला लिया जाए, अगर वो 10% ऑफ कंपनी की कैपिटल से ज़्यादा हैं, तो हम मानते हैं कि इस जो पार्टनरशिप फर्म है इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में. ठीक है, तो वो भी फिर डायरेक्टरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 8 years कंटिन्यूसली. कहते हैं एक डायरेक्टर है जो बैंकिंग कंपनी का, वो ऑफिस होल्ड ना करे फॉर मोर देन 8 years कंटिन्यूसली. द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर. कहते हैं ये जो प्रोविजन है 8 साल वाला, ये चेयरमैन या होल टाइम डायरेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होता है.
आखिरी, when the chairman or whole time director of a bank are removed from the office, he or she shall not be eligible for further appointment as a director of the banking company for a period of 5 years. यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा ए। थर्ड आपका गलत है। देखो, अगर किसी चेयरमैन या फिर होल टाइम डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो फर्दर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, नॉट 5 years। पहला वाला पॉइंट जो था वो बिल्कुल सही है कि जो डायरेक्टर होता है बैंकिंग कंपनी का, वो होल्ड ना करे ऑफिस 8 साल से ज्यादा कंटिन्यूसली, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रोविजन है ये चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर्स पे लागू नहीं होता है। और अगर किसी चेयरमैन या होल टाइम डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है उसके ऑफिस से, तो वो अब डायरेक्टर तो नहीं रहता है, एंड वो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल कब होता है? 4 साल के बाद, रिमूव करने के 4 साल के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द पोस्ट ऑफ एमडी सीईओ, WTD का मतलब क्या है? होल टाइम डायरेक्टर, कैन नॉट बी हेल्ड बाय द सेम इनकम्बेंट फॉर मोर देन 10 years। ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? जो पोस्ट ऑफ एमडी सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर्स है वो कैन नॉट बी होल्ड फॉर मोर देन, यहाँ पे कितना आएगा? 15 years आएगा, ठीक है। द इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट एज MD CEO WTD इन द सेम बैंक इफ कंसिडर्ड नेसेसरी एंड डिजायरेबल बाय द बोर्ड आफ्टर अ मिनिमम गैप ऑफ 3 years। तो कूल ऑफ पीरियड कितना होता है? 3 years का होता है, उसके बाद उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस 3 year cooling period, the individual shall not be appointed or associated with the bank or its group entities in any capacity। तो देखो, अगर उसे रीअपॉइंट होना है तो बीच में जो 3 साल का कूल ऑफ पीरियड होता है वो फिर बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेगा या उसकी किसी भी बैंक की एंटिटी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? B, 2 and 3, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ MD CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए हमारे पास क्या प्रोविजंस है? एक तो 15 साल से ज्यादा सेम पर्सन नहीं रह सकता है, उसके बाद वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। 3 साल का बीच में कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए, और इस 3 साल के अंदर अंदर वो कहीं भी दोबारा से उसी सेम बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं रहना चाहिए, उसकी ग्रुप एंटिटीज के साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो एज लिमिट होता है ना, वो कितना है? 70 years होता है। अपर एज लिमिट कितना होता है? MD CEO होल टाइम डायरेक्टर्स का 70 years होता है, लेकिन जो बैंक्स हैं उनकी इंटरनल पॉलिसी हो सकती है वो 70 से कम का भी रिटायरमेंट एज बना सकते हैं, ठीक है। 70 से कम का भी एज बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंक्स ओन पॉलिसी। ओवरऑल जो हमारे एक्ट के अंदर बन रखी है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कितनी बन रखी है? 70 years की। उससे ज्यादा जो है वो कहीं एक्सेप्शनल केसेस में कहीं अलाउड होता है, लेकिन इससे कम की भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय बैंकिंग कंपनीज? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट अलाउड अंटिल ऑल कैपिटलाइज एक्सपेंसेस हैव बीन रिटन ऑफ। तो ये बिल्कुल सही है। जो बैंकिंग कंपनीज है, जब भी उन्हें डिविडेंड देना है, उन्हें ये देखना है कि जितने भी कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं उन्हें राइट ऑफ कर दिया गया हो, तभी वो डिविडेंड दे सकते हैं। द प्रपोज्ड डिविडेंड शुड बी पेबल आउट ऑफ द करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो प्रपोज डिविडेंड है वो करंट ईयर के नेट प्रॉफिट से दिया जाए। द बैंक शुड हैव CRAR ऑफ एटलीस्ट 9% फॉर प्रोसीडिंग 2 completed years। CRAR जो रेशो है, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क एसेट वेटेड रेशो जो होती है वो मिनिमम 9% एटलीस्ट होनी चाहिए। एंड द अकाउंटिंग ईयर फॉर विच इट प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड नेट NP इज नॉट लेस देन 7%। और जिस साल के लिए, जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, वहाँ पे नेट NPA जो है लेस देन 7% होने चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा आखिरी जो स्टेटमेंट है, नॉर्मली द डिविडेंड पे आउट रेशियो शैल नॉट एक्सीड 30% एंड शुड बी एज पर स्पेसिफिक मैट्रिक्स डिवाइज्ड बाय द RBI। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है शुड नॉट एक्सीड 40%। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है कि जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका कितना परसेंटेज आप एज डिविडेंड दे रहे हो। तो 40% का मतलब है कि आपने जितना कमाया 40% आप एज डिविडेंड दे रहे हो, तो इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी की जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो
करेक्ट है कि आपके कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो राइट ऑफ होने चाहिए है, आपका जो CRAR है वो 9% होना चाहिए, नेट NPA जो है डिक्लेयर डिविडेंड नेट NPA इज लेस देन 7% होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप 40% से ज़्यादा जो है आपका डिविडेंड पे आउट रेशो नहीं होना चाहिए। आपके सारे कैपिटलाइज एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ कर दिए हैं, आपको जो ट्रांसफ़र करना था स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में ये आपने कर दिया है। ये सब जब आप कर देते हो उसके बाद ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप दिस सेशन फॉर वॉज यूजफुल फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।